नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर चतरा से, जहां टंडवा के खरिका गांव में असामाजिक तत्वों पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगा है। मंदिर परिसर में गोमांस फेंका गया है। चतरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की गई है। परिसर में पर्चा फेंक कर धमकी देने की बात सामने आ रही है। मंदिर निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी है। बदमाशों ने यहां बन रहे धार्मिक स्थल पर गोमांस फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, साथ ही धमकी भरा पर्चा छोड़ा है जिसमें हिंदू समुदाय को वहां धार्मिक स्थल नहीं बनाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही धमकी को नहीं मानने पर बड़ी घटना को अंजाम देने की धमकी दी गई है। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं और मामले को शांत कराया है। पुलिस पूरे मामले में शामिल आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इधर आक्रोशित हिंदू समुदाय ने प्रशासन को 24 घंटे में मामले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। और इस पूरी खबर पर सुशांत सोनी सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। सुशांत, जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है, उसका आरोप लगा है, क्या पूरा मसला सामने आया है? कार्रवाई अब तक क्या कुछ हुई है? जी, आपको बता दें कि यह चतरा जिला का टंडवा थाना क्षेत्र का मामला है। एक छोटे से गांव खरिका का है, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रतिबंधित मांस को जो है प्लास्टिक में जो है वो एक निर्माणाधीन धार्मिक स्थल पर रखा गया। साथ ही एक पर्चा भी छोड़ा गया है जिसमें एक धमकी भरा पत्र भी लिखा गया। हालांकि इस मामले को लेकर तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई और स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावे प्रशासन जो है पूरी जो जिस तरीके ताकि ये मामला कुछ बड़ा ना हो, सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए आपस में बैठकर एक मीटिंग कर रहे हैं ताकि यह मामला सिमट जाए और आपसी सौहार्द जो है वो आपसी बना रहे। सर जी, चलिए, शुक्रिया सुशांत जानकारी के लिए आपका। तो न्यूज़ 18 पूछता है, कई सवाल भी इस मामले की बात से खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि मंदिर परिसर में आखिर गोमांस किसने फेंका? सवाल यह भी है कि आखिर कौन सद्भाव का माहौल बिगाड़ना चाहता है? न्यूज़ 18 का सवाल यह भी कि आरोपियों पर कार्रवाई कब तक होगी, गिरफ्तारी इनकी कब तक होगी? धनबाद कोयलांचल में लगातार अवैध कोयला माइनिंग जारी है। इससे जहां बीसीसीएल को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं सैकड़ों लोगों की मौत अवैध खनन के दौरान हो चुकी है। लोगों की शिकायत पर कोयला मंत्रालय की ओर से गठित 4 सदस्य वाली एनजीटी की टीम ने लोधना क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची, जहां सलक्ष्मी कोलियरी पहुंचकर अवैध उत्खनन स्थल का जायजा लिया। इसके बाद टीम ने सेंट्रल सुरुंगा, पहाड़ी गोड़ा का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कई अवैध मुहाने मिले। हालांकि अधिकारियों को रोकने के लिए पेड़ की टहनियों को काटकर रास्ता जाम कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी टीम ने करीब 4 घंटे तक 40 मुहानों का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि अवैध उत्खनन के बारे में एनजीटी को रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। जो अपना माइनिंग एरिया है, जहाँ के सरफेस राइट्स उनके पास में है, जहाँ की माइनिंग वो कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ लीज उनके पास में है, लेकिन सरफेस राइट्स अभी भी किसी रैयत के हैं, चूंकि लैंड एक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो टीम ने भी देखा है, ज़्यादातर जो रैयती सरफेस राइट्स वाले एरिया हैं, वहाँ पर कुछ जगहों पर माइनिंग के संकेत मिले हैं और सबसाइडेंस की कुछ शिकायतें जो कंप्लेंट में की गई थी, तो उसकी भी जांच करके बिंदुवार क्या क्या उनके कंप्लेंट थे वो टीम ने देखा है और उस पर डिटेल स्टेटस रिपोर्ट ऑनरेबल एनजीटी में हम लोग दायर करेंगे। लीगल माइनिंग के जो भी देखा है हमने, उसको हम लोग मेंशन कर देंगे रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट कुछ दिन के अंदर, जो हमारा लगता है 8 अगस्त का टाइम है ना, 8 अगस्त का टाइम है, उससे पहले ये रिपोर्ट हम लोग जमा कर देंगे। काफी गहन जांच किया आपने जी, फोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और जियो कोऑर्डिनेट्स भी लिए गए हैं। इन सबको हम लोग जीआईएस जीपीएस मैप में डाल के बता दिया जाएगा कि यहाँ जो भी पाएगा। बोकारो के बेरमो मंडल में दिन के उजाले में कोयले का काला खेल चल रहा है। घने जंगलों के बीच अवैध सुरंग से मजदूर कोयला निकालकर माफिया तक पहुंचाते हैं। हैरत की बात है कि बोकारो थर्मल से महज 5 किलोमीटर दूरी पर एक काला खेल चल रहा है, लेकिन इससे देखने वाला कोई नहीं है। बोकारो थर्मल पेक नारायणपुर और गांधीनगर थाना क्षेत्र से सटा इलाका है। यहां दर्जनों सुरंग बने हैं, जिनमें से कोयला निकालकर बोरियों में भरकर रखा जाता है और फिर उसे 2 पहिया गाड़ी के जरिए मेन रोड से माफिया तक पहुंचाया जाता है। पूरे मामले में पुलिस और सफेद पोशों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जान जोखिम में डालकर कोयला निकालने वाले मजदूरों को 40 रुपए प्रति बोरा के हिसाब से पैसा मिलता है, जिसे बाजार में 150 रुपए में बेचा जाता है। पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है।
এখন যে हमने कम कर रहे हो बाल बच्चा खातिर कम कर रहे हो या फिर कमो नहीं मिले हो अगर नहीं इट हो हटा कम नहीं करबे तो फिर हमने बाल बच्चा से पढ़ा तुढ़ाई जे भी होबो हो तनी मनी हमने गरीब के तो गरीब हो ऐसे मत थोड़े हो कि हम अमीर लगे से चलते अपन जान के इथी करो ही अमीर बना हो। बोकारो जिले के बैरमो अनुमंडल में कोयले का काला खेल दिन के उजाले में चल रहा है। हम पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के इस जंगल में खड़े हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह खासमहल का जंगल है जो पेक नारायणपुर, उसके बाद बोकारो थर्मल और गांधीनगर थाना क्षेत्र के बीचों बीच पड़ता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मजदूर हैं जीवन की परवाह किए बिना यहाँ कोयले को निकालने का काम करते हैं। हम उसी माइंस में खड़े हैं जिस माइन से मजदूर जो हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पेट भरने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि यह कोयला है जो पूरी तरह से अपने बाल बच्चों को पेट पालने के लिए ये लोग यहाँ से निकालते हैं। और एक बोरा जो कोयला की कीमत है इन मजदूरों को सिर्फ 40 रुपये मिलता है, लेकिन कोयला माफिया जो है इस कोयले को अधिक दामों में बेचते हैं। हम इसकी भौगोलिक स्थिति भी आपको दिखाना चाहते हैं कि यह पूरी तरह से जंगल का इलाका है। जंगल के इलाके में एक सुनसान जगह में इस कोयले का काला खेल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जिले के अधिकारियों को यह पता नहीं है, लेकिन जिले के अधिकारी इसके लिए चुप क्यों हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में कह सकते हैं कि मजदूर जरूर अपनी पेट और बाल बच्चों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कोयला माफिया इनसे काम करवा रहे हैं और उन्हें इनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में बोकारो जिले में जो कोयला नहीं चलने का दावा यहाँ के जिले के अधिकारी, खनन विभाग, जिले के उपायुक्त, एसपी और डीएसपी करते हैं, इसकी पोल खोलती यह तस्वीर आपको जरूर हैरान कर देगी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। खबर कोडरमा से, जहां नदियों की तेज धार को पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर दिख रहे हैं। तस्वीर कोडरमा के नक्सली प्रभावित क्षेत्र सतगावा प्रखंड के बिहार झारखंड बॉर्डर इलाके की है, जहां मीरगंज पंचायत के कानीकेंद गांव के बच्चे जान जोखिम में डालकर अपने पंचायत छोड़कर दूसरे पंचायत के स्कूल में जाकर पढ़ाई करने को विवश हैं। दरअसल इनके ग्राम पंचायत में भी स्कूल है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब 6 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वहीं नदी पार करने के बाद दूसरे पंचायत में जाने पर स्कूल की दूरी केवल 2 किलोमीटर हो जाती है। पंचायत में स्कूल के लिए 6 किलोमीटर के दुर्गम रास्ते पर है और वहां तक पहुंचना कठिन है। ऐसे में सुलभ पढ़ाई के लिए बच्चे नदी पार करने को विवश हैं। लोगों ने सकरी नदी पर पुल बनाने की मांग की है ताकि बच्चों की पढ़ाई आसान हो सके। इधर बीडीओ ने पुल के लिए डीसी को रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। बच्चे कैसे आते हैं? नदी है बीच में, नदी पार करते। कैसे पार करते हैं? पैदल। और फिर जाते समय पैदल नदी पार करके। हाँ। और वहाँ जो है पोखरडिया की जो दूरी है कम है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। और नदी उस पार उस जो है कानीकेन पड़ता है, नदी इस पार पोखरडिया, और नदी नजदीक पड़ता है। और फिर कानीकेन के सारे बच्चे मेरे यहाँ ही पढ़ने आते हैं, पोखरडिया में ही पढ़ने आते हैं। मैं जो वैसे तो नदी सूखी, गर्मी के दिनों में कोई दिक्कत नहीं होती है, सीधा रास्ता आदमी आ जा सकता है। बारिश के दिनों में दिक्कत है और उनका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। हाँ, नदी के इस पार स्कूल है, वो पैदल आते हैं, बाढ़ आने के कारण वो उन लोग नहीं आ पाते हैं। 6 लोगों का जो कहना था कि नहीं, वहाँ से मीरगंज आने में तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। आवागमन की सुविधा नहीं है और सड़क की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से आजकल लोग आमने सामने मिल जाए तो उसके लिए प्रेफर करते हैं, इसलिए नदी पार करके जाते हैं। रांची के दरभंगा हाउस में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। यह मेला केंद्र सरकार की ओर से आयोजित किया गया था, जहां देश भर में 70,126 पदों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। देश भर में कुल 12 विभागों में यह नियुक्तियां की गई है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर में अधिकतम नियुक्ति की गई। वहीं राजधानी रांची के दरभंगा हाउस में भी 250 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित रांची विधायक सीपी सिंह, सांसद दीपक प्रकाश के साथ कई लोग मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र पाने के बाद युवाओं में काफी खुशी देखी गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोफेशनली ऑफिसर के रूप में हुआ है और यहाँ अभी हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है रांची में ही, SBI LD में। डिजिटल इंडिया का जमाना है, सब लोग ऑनलाइन करते हैं। जैसे हम लोग का ही SBI का योनो ऐप है, उससे बहुत ज्यादा बैंकिंग सुविधाएं ऑनलाइन ही हो जाती है। तो इसलिए अब
ये जो लेगेसी है वो हम लोग उसको खत्म करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे काम करना चाहते हैं। मेरा SBI PO में सिलेक्शन हुआ है बैंकिंग सेक्टर से। मैं धनबाद से हूँ। मोदी जी ने कहा कि अभी बैंकिंग सेक्टर काफी चेंज हो गया है, इसमें काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग सेक्टर। आज के युवाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंट जो आया है कि नौकरी देने वाला ज्यादा बन रहा है और आज यही वजह है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी निरंतर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की जो संकल्पना है उसमें हर किसी ने ये संकल्प लिया है कि जब शताब्दी वर्ष भारत मनाएगा, भारत विकसित भारत के रूप में उभर कर आएगा। और 28 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बीजेपी के विधायक दल के नेता का चुनाव हो सकता है। इस पद की रेस में कई विधायक शामिल हैं, जिनमें सीपी सिंह, अनंत ओझा सहित कई नाम शामिल हैं। हालांकि नेताओं ने खुद को नेता पद की दौड़ में नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि अगर शीर्ष नेतृत्व की ओर से ये जिम्मेवारी मिलती है तो ये संभालने को तैयार है। पार्टी जो दायित्व सौंपती है उस काम को मैं करता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ, जनता जनार्दन की सेवा में लगा रहता हूँ। अब इसकी चिंता मैं क्यों करूँ? यदि इसकी चिंता मैं करूँगा तो अन्य दायित्वों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वो सिरोधार्य करना वो नैतिक दायित्व होता है, इसलिए पार्टी जो निर्णय करता है उसको सिरोधार्य करेंगे। लेकिन हमारे कई श्रेष्ठ नेता हैं पार्टी के, जिनका भी नाम आया। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और पार्टी समय काल के हिसाब से जो भी विचार करती है उसके इस बारे में वो निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ करके निर्णय लेता है। रांची से बड़ी खबर है, जहां कटहल मोड़ पर युवती को गोली मार दी गई है। डीएवी स्कूल के पास ही गोली मारी गई है। शादी की मांग करने पर गोली मार दी गई है। तो रांची से खबर, जहां कटहल मोड़ पर युवती को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि शादी की मांग पर गोली मार दी गई है। डीएवी स्कूल के पास इस युवती को गोली मारी गई है। अस्पताल में घायल छोड़कर प्रेमी भाग खड़ा हुआ। 8 साल से दोनों में प्रेम संबंध था। और सहयोगी रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। रूपाली, क्या पूरा मामला सामने आया है, क्यों गोली चलाई गई? राजधानी रांची शहर के कटहल मोड़ के एक रेंटेड रूम में, जहां पर एक प्रेमी और प्रेमिका साथ रहते थे 8 साल से, जब प्रेमिका ने शादी की मांग की तो ये युवक जो है संदीप पासवान, उसने उसके चेहरे पर गोली चला दी रात में, और गोली चलाने के बाद उसे रिम्स अस्पताल में रखकर वो फरार हो गया है। फिलहाल जो महिला है उसका इलाज चल रहा है, खतरे से वो बाहर है। उसके चेहरे पर चोट आई है तो उसने लिखकर बयान दिया है और बताया है कि उसने अपने होम टाउन में भी इस युवक के खिलाफ जो है FIR दर्ज किया था, और अभी भी ये मामला जो है बार बार उसको थ्रेट आ रहा था। इसके बाद ये मामला ये है कि वो फरार हो गया यहाँ से। जो महिला जो है वो खतरे के बाहर है, और जो FIR दर्ज होना है राजधानी रांची में उसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। चलिए, शुक्रिया रूपाली जानकारी के लिए आपका। वही संदीप पासवान मार करके चला गया, लाया हॉस्पिटल, उसके बाद में वो चला गया, मार कर भर्ती करवा के भाग गया, करवा के चला गया। वो है कौन? उसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा, कहाँ रहता है वो? अच्छा, आप क्या लगती हैं इनकी? उनकी बहन। बीजेपी विधायक दल के नेता के मुद्दे पर सत्ताधारी दल जेएमएम ने जोरदार निशाना साधा है। पार्टी ने पूछा है कि बीजेपी के पास क्या एक भी विधायक इस पद के योग्य नहीं है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर वरिष्ठ विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। दरकिनार किया जा रहा है, और भी नीलकंठ सिंह मुंडा है, कई एक लोगों को उपेक्षित करके, दरकिनार करके इस तरह की कवायद जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना पूरा जिंदगी दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है। भगवान सुबुद्धि दे, और मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र के पहले किसी के नाम की घोषणा होगी, यही उम्मीद करते हैं। मणिपुर हिंसा मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से राजभवन को लिखे गए पत्र पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि अभी झारखंड में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अनाचार के मामले सामने आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपना राज्य देखने की नसीहत दी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी राजनीति कर रहे हैं। थोड़ा अपने झारखंड के बारे में विचार करें तो उनसे मणिपुर से भी ज्यादा
बड़ी घटना झारखंड में हुआ है। कई बहनों के साथ अनाचार और अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ और उनकी हत्या की गई है और इनकी संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा झारखंड में। थोड़ा मुख्यमंत्री जी उन बहनों के साथ न्याय कीजिए, उन बहनों के परिवारों के साथ न्याय कीजिए, उनको भी फास्ट ट्रैक के माध्यम से उन अपराधियों को सजा दिलाने का काम कीजिए। डुमरी विधानसभा चुनाव का बिगुल नहीं बचा है, लेकिन अभी से ही एनडीए की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने दावा किया है कि एनडीए का उम्मीदवार सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को हरा देगा। हालांकि चुनाव में प्रत्याशी बीजेपी का होगा या फिर आजसू का, इस बारे में पत्ते नहीं खोले गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव में आजसू प्रत्याशी के ही मैदान में उतरने की चर्चा तेज है। डुमरी उपचुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बड़ी जीत दर्ज करेगा और ये बड़ी जीत इसलिए भी संभव हो रही है क्योंकि 4.25 वर्षों के हेमंत सरकार के शासनकाल में देखा है जनता ने कि किस तरीके से उनके सपनों को तोड़ा गया। महिला सुरक्षा में ये सरकार फिसड्डी रही, बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई और जिस तरीके से विधि व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई इनके सरकार में और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हावी है, तो जनता ने इनको सबक सिखाने का मन बना लिया है। और रामगढ़ में जो एनडीए उम्मीदवार ने जीत के साथ जो पासा पलटना शुरू किया था, इसे हम आगे बढ़ाएंगे डुमरी में और डुमरी में बड़ी जीत दर्ज करेंगे। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पथरद्दा ओपी के बरदेही गांव में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 14 फर्जी सिम मिले हैं। वहीं उनके पास से मिले सिम में पूरे देश से जुड़े 10 साइबर लिंक बरामद किए गए हैं। सभी साइबर अपराधी कुरियर सर्विस के नाम पर लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाते थे। सभी साइबर अपराधी कुरियर सर्विस प्रतिनिधि और फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। साइबर डीएसपी ने लोगों से जागरूक रहने की भी अपील की है। साथ ही कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक करने या किसी भी व्यक्ति को फोन पर ओटीपी ना देने की अपील की है ताकि साइबर क्राइम से सेफ रह सके। अपराधियों के विरुद्ध देवघर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उसमें 6 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी बरदेही पथरट्टा ओपी से की गई है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन और 14 फर्जी सिम कार्ड मिला है और ये बेसिकली जो गूगल में कुरियर सर्विसेज होता था उसका फ्रॉड करते थे, जिसमें वो आधार, पैन कार्ड और आधार इनेबल्ड ओटीपी मंगा करके फेक अकाउंट भी खोलते थे। खबर रामगढ़ से, जहां स्कूल प्रबंधन पर बच्चों को स्कूल में ठूस कर ले जाने का आरोप लगा है। मांडू प्रखंड क्षेत्र के सीसीएल परेश उत्खनन परियोजना के प्रेम नगर कॉलोनी की घटना है, जहां इससे जुड़ा वीडियो लोगों ने न्यूज 18 को भेजा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि बस की सीटिंग क्षमता से 2 गुणे से अधिक बच्चों को बस में ठूस कर स्कूल ले जाया जा रहा है। अभिभावकों ने बताया कि प्रेम नगर कॉलोनी के बच्चे घाटोटाड़ के होली क्रॉस स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल बस के लिए शुल्क वसूला जा रहा है। इसके बाद भी सीटिंग कैपेसिटी से अधिक बसों को बस में बैठाकर बच्चों को ले जाया जा रहा है। इससे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। खबर चाईबासा से, जहां यूपी का बुलडोजर मॉडल दिखा है। झारखंड में पहली बार किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह के आरोपी के खिलाफ एक कार्रवाई की गई। मंझारी थाना कांतनगर ओपी क्षेत्र के इलगड़ा गांव में पुलिस की कार्रवाई हुई। कुख्यात अपराधी शिवशंकर जोको उर्फ पडिया के घर को जिला प्रशासन के आदेश से बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम में ये ऐसा पहला मामला है जब किसी अपराधी के घर को बुलडोजर से ढहाया गया हो। झारखंड और ओडिशा दोनों राज्यों में मिलाकर उसके खिलाफ चोरी, लूट, डकैती के कुल 19 मामले दर्ज हैं।